तो अब हम अपने दूसरे हिस्से में आते हैं। जो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है उसमें डिफरेंट फिलोसोफर्स ने किन किन बिंदुओं की आलोचना की है। 21वीं शताब्दी में हमें उस थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए। थ्योरी ऑफ आइडियाज में प्लेटो ने दो तरह की दुनियाएं क्रिएट कर दी हैं। एक दुनिया जो कि स्पिरिचुअल दुनिया बोल सकते हैं, और एक दुनिया जिसमें हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है। एक जो आलोचना सबसे बड़ी हुई है वो ये कि रोजमर्रा के जीवन और आइडियाज के वर्ल्ड में कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। तो मैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में जिसमें मैं जी रहा हूँ इन आइडियाज को अप्लाई कैसे करूँ। अरस्तु ने खुद बहुत सारे क्रिटिक किया था उसी के समय पे, प्लेटो के जस्ट बाद में। इवन प्लेटो खुद अपने डायलॉग्स में अपनी थ्योरी की कमियों को लगातार मनन कर रहा है या उन पर लिख रहा था। हेलो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे हिस्से में आते हैं। पहले हिस्से में हमने ये डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ आइडियाज या फॉर्म से क्या मतलब है प्लेटो का, और उसके क्या क्या अर्थ हम समझ सकते हैं और आज के समय में वो किस तरह से हमें समझना चाहिए। अब हम अपने बातचीत के दूसरे हिस्से में आ गए हैं जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ आइडियाज जो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है उसमें डिफरेंट फिलोसोफर्स ने किन किन बिंदुओं की आलोचना की है। थ्योरी ऑफ आइडियाज के वो कौन से बिंदु हैं जो उसको आलोचना का पात्र बना देते हैं, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे इसके बाद आलोचना के बाद में एक सवाल ये बनता है कि अगर हम उसमें ये इस थ्योरी में इतनी सारी कमियां हैं तो उसके बावजूद 21वीं शताब्दी में हमें उस थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए। हम ये दो बिंदु अब कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज की आलोचना क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडियाज में प्लेटो ने दो तरह की दुनियाएं क्रिएट कर दी हैं। एक दुनिया जो कि स्पिरिचुअल दुनिया बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी दुनिया जो आइडियाज का वर्ल्ड है, और वो वर्ल्ड जो है वो स्पेस एंड टाइम से परे की दुनिया है। और एक दुनिया जिसमें हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है। तो जो दुनिया प्लेटो जिसकी बात कर रहा है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से मैच नहीं करती है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो आइडियाज वो क्रिएट कर रहा है या आइडियाज का वर्ल्ड जो क्रिएट कर रहा है वो रोजमर्रा के मेरे लाइफ से एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता। तो वो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त एक तरह का विचार लगता है जिसे मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मैं पढूं या मैं इस विचार का क्या करूं। एक जो आलोचना सबसे बड़ी हुई है वो ये कि रोजमर्रा के जीवन और आइडियाज के वर्ल्ड में कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। वो पूरी तरह से कटे कटे लगते हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। जो दूसरा पक्ष है इसी आलोचना का वो ये है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है इनको मैं समझ भी जाऊं तो मैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में जिसमें मैं जी रहा हूं इन आइडियाज को अप्लाई कैसे करूं या इनको मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं, ये सवाल बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। तीसरी क्रिटिक थ्योरी ऑफ आइडियाज की होती है वो ये होती है कि क्योंकि मैं इसको इंपीरिकली जान नहीं सकता हूँ, इंपीरिकली इसको समझ नहीं सकता हूँ, तो जो भी आप आइडियाज के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन जैसी है, ये हाइपोथेसिस जैसी है या एक प्रकल्पना है। इसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, इसको हम अनुभव पर क्योंकि आधारित नहीं है तो हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही बनी रहती है। जो कि हाइपोथेसिस है उसको हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये इस थ्योरी की तीसरी कमी जो है सामने आती है। और अगर हम चौथी कमी की बात करें तो वो ये है कि ये दो वर्ल्ड क्रिएट कर देती है और उस वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर, एटर्नल पर, ऑब्जेक्टिव पे इतना ज्यादा जोर रहता है जो कि ट्रांसेंडेंटल है। एक तरह से अगर हम हिंदी में बोलें तो पारलौकिक हैं, उन पर इतना ज्यादा जोर प्लेटो दे देता है कि उससे इस लोक के अनुभव जो हम महसूस करते हैं, जो हम जीते हैं एक व्यक्ति के तौर पर, जो हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं अगर हम प्लेटो के आइडियाज पर बहुत ज्यादा महत्व दें। जैसा कि प्लेटो ने एम्फेसिस दिया है अपनी थ्योरी में, तो वो इमोशंस को और इन सब चीजों को नकार देता है। मेरे हिसाब से प्लेटो की थ्योरी की बहुत बड़ी क्रिटिक है, क्योंकि हम इमोशंस को पूरी तरह से नकार कर जीवन नहीं जी सकते। तो ये 3-4 पॉइंट है मुख्य रूप से जिसे हम बोल सकते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज की बड़े क्रिटिक है। हम डिटेल में जाके आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं कि किस तरह से अरस्तु ने खुद बहुत सारे क्रिटिक किया था उसी के समय पे, प्लेटो के जस्ट बाद में। इवन प्लेटो खुद अपने डायलॉग्स में अपनी थ्योरी की कमियों को लगातार मनन कर रहा है या उन पर लिख रहा था। अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू वो इन चीजों को हाईलाइट कर रहा था।
लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद हम ये जानते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडियाज बहुत सारी चीजों में बड़ी रेलिवेंट थ्योरी है आज भी 21वीं शताब्दी में। क्योंकि पहली चीज जो है इसको महत्वपूर्ण बना देती है वो ये है कि ये ऐसी रियलिटी की बात करती है, एक फाउंडेशनल रियलिटी की बात करती है जो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इसीलिए ये किसी भी चीज को जो भी हम जीवन में एक तरह से प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं या कोई चीज हम एस्पायर करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्रिएट करती है ये, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ गोल्स भी बनाता हूँ तो मैं कुछ आइडियल्स को बनाता हूँ जिनको मैं व्यवहार में नहीं होते हैं, लेकिन उन आइडियल्स को मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, मेरे मोटिवेशन बनते हैं। इसी तरह से हम साइंस में फाउंडेशनल रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तो फाउंडेशनल ट्रुथ के लिए हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बेसिस बनाते हैं, जिसके बेसिस पर हम नॉलेज को तरह से बेस करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एपिस्टेमोलॉजिकली ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों दृष्टि से प्लेटो की थ्योरी हमें इंस्पिरेशन देती है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और उसका दूसरी पक्ष जो है वो ये है कि आज के समय में जब पोस्ट मॉडर्न युग एक तरह से चरम पर है, जहां पर ये माना जा रहा है कि मेरा ट्रुथ, आपका ट्रुथ, सबका ट्रुथ अलग अलग है, उस स्थिति में कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बातचीत करना, ऐसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को दोबारा से स्टेब्लिश करने के प्रयास करने में प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हम यहीं पे इस बात को खत्म करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए विचार के साथ।